हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर। अरे धूप में तो साले कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो को बीच में छोड़कर जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अपन इस वीडियो में ये जो अधिनियम है इसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अगली वीडियो में अपन उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम की ये थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया अंतिम संवैधानिक सुधार अधिनियम था। इसके बाद में कोई बड़े अधिनियम नहीं आए क्योंकि कुछ वर्षों बाद भारत को आजादी मिल चुकी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए अधिनियमों में यानी 1935 तक जितने भी एक्ट आए थे उनमें यह सबसे बड़ा एक्ट था, इसीलिए इसे भारत का छोटा संविधान भी कहा गया। यानी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस एक्ट को छोटा भारत का छोटा संविधान कहा जाता है तो अपन बताएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरी बात, इसमें बड़ा एक्ट होने के कारण इसमें 321 तो धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, इसीलिए इसे भारत का छोटा संविधान के नाम से जानते हैं। तो अपन 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, अभी मैं कारणों की बात नहीं कर रहा। पहली बात ये कि यह ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए एक्टों में यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम संवैधानिक सुधार अधिनियम था। अंतिम संवैधानिक सुधार अधिनियम। इस टॉपिक पर ये कुछ फैक्ट हैं, विशेषताओं की बात तो अभी मैं कर नहीं रहा। दूसरी बात, इसे भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है। छोटा संविधान भी कहा जाता है। छोटा संविधान भी से कहा जाता है। जो ये एक्ट है इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां हैं। इसी कारण एक बार और रिपीट करता हूं कि ये जो एक्ट था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया अंतिम संवैधानिक सुधार अधिनियम था। दूसरा पॉइंट, इसे भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब अपन इसके कारणों पर डिस्कस करेंगे कि क्या कारण रहे कि 1935 का अधिनियम अपन को लाना पड़ा, तो वो देख लेते हैं। तो अपन टॉपिक डालेंगे पृष्ठभूमि, या अपन इसको कारण भी बोल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो 1935 का अधिनियम आया था, ये 1900 इसके पहले जो अधिनियम आया था 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। इसी कारण 1935 का अधिनियम भारत में लागू किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसीलिए दो कमियां थी 1919 का भारत शासन अधिनियम में, उन दो कमियों में ही इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। तो उन कमियों की बात कर लेते हैं। यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो इसमें जो पहली कमी थी, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं क्योंकि इसमें दो नाम थे उस समय के प्रसिद्ध। जब ये एक्ट आया था, जब दो व्यक्ति थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। तो इसका जो प्रमुख कारण था, इस एक्ट को दो भागों में बांटा गया था। यानी इस एक्ट को दो शासनों में बांटा गया था, दो स्तरों पर शासन थे। केंद्रीय शासन, ठीक है। इस केंद्रीय शासन के दो सदन थे, ठीक है। कौन कौन से? उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। और यहां पर प्रांतीय शासन था। प्रांतीय शासन उसमें द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी, ठीक है। इसमें द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी और यह द्वैध शासन प्रणाली ही भारतीयों के लिए पूरी तरीके से बोझ बन चुकी थी। 1935 का अधिनियम आया था तो द्वैध शासन प्रणाली। अब ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, इसके बारे में जान लो कि द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। तो इसमें विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। पहले जो विषय थे वो हस्तांतरित विषय, ठीक है। और जो दूसरी विषय थे वो आरक्षित विषय थे, ठीक है। ये जो हस्तांतरित विषय थे ये गवर्नर जनरल के ऊपर नियंत्रण में थे। इसकी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में थी। गवर्नर जनरल के पास में इसकी शक्तियां थी और ये जो गवर्नर जनरल था वो भारतीय मंत्रियों की सहायता शासन करता था। भारतीय मंत्रियों की सहायता से इन विषयों पर शासन करता था। यहाँ पर भी गवर्नर जनरल था लेकिन उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल था लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं था। और ये किसकी सहायता लेता था? वायसराय की कार्यपालिका परिषद, वायसराय की कार्यपालिका परिषद। यानी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम दो भागों में बांटा गया था। दो प्रकार से शासन था। पहला जो शासन था वो
केंद्रीय शासन और जो दूसरा शासन था प्रांतीय शासन। केंद्रीय शासन में 2 सदन थे, उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। प्रांतीय शासन में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी, जिसको 2 विषयों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय भी बोल दो या रक्षित विषय बोल दो। तो ये जो हस्तांतरित विषय थे, इन पर गवर्नर जनरल का राज था। गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ये सभी कार्य करते थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए भारत के मंत्री होते थे, उनकी सहायता से ही गवर्नर जनरल इस पर राज करता था। गवर्नर जनरल को भी, यानी जो भारतीय जो मंत्री हैं, उनको भी काफी सारे विषय दिए गए थे, लेकिन इन मंत्रियों को गवर्नर जनरल पर नियंत्रण व निर्भर रहना पड़ता था। और आरक्षित विषय है, इन पर गवर्नर जनरल का पूर्ण अधिकार नहीं था। ये वायसराय की कार्यपालिका जो परिषद है, उसकी सहायता से ये आरक्षित विषयों पर शासन करता था। लेकिन भारतीय द्वैत शासन प्रणाली से नाखुश क्यों थे? क्योंकि यानी जो द्वैत शासन प्रणाली है, इसका विरोध किया गया। अभी विरोध क्यों किया गया? विरोध किया गया क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली में जो हस्तांतरित विषय हैं, उनमें भारतीय जो मंत्री हैं, यानी भारतीय नागरिकों ने यह आरोप लगाया कि आपने भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित विषय में जो विषय दिए हैं, उन पर गवर्नर जनरल पर निर्भर रहना पड़ता है भारतीय मंत्रियों को, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो मैं लिख लेता हूं कि विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय नागरिकों ने आरोप लगाया ब्रिटिश सरकार पर, आरोप लगाया कि आपने भारतीय मंत्रियों को जो हस्तांतरित विषय दिए हैं, उन विषयों पर यदि भारतीय मंत्रियों को काम पड़ जाए तो गवर्नर जनरल पर उन सभी को निर्भर रहना पड़ता था। यानी हस्तांतरित विषय थे, उन पर जो भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए गए थे, उनको गवर्नर जनरल पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस प्रणालिका का विरोध किया गया, और विरोध इतना जमकर किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने, विरोध में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने जो 1920 में जो चुनाव होने वाले थे, 1920 में जो चुनाव, यानी ये तो 1919 को आया था, यानी एक वर्ष बाद 1920 में जो चुनाव होने वाले थे, उनका भी बहिष्कार कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो स्वराज्य पार्टी के जो निर्माता हैं, स्वराज्य पार्टी के निर्माता माता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये पार्टी के निर्माता थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि हम 1920 का चुनाव अवश्य लड़ेंगे और जीतकर ब्रिटिश के जो शासन के जो पद हैं, वहां पर जाकर ब्रिटिश सरकार जितने भी एक्ट लाता है भारतीयों के विरोध में, हम उन एक्टों का विरोध करेंगे। और इतना जमकर विरोध किया गया 1930 तक।
1930 तक इतना जमकर विरोध किया गया कि 1935 में इसमें संशोधन करना पड़ा। 1919 का जो अधिनियम था इसमें संशोधन करना पड़ा और इस संशोधन के कारण 1935 का अधिनियम आया था। तो द्वैध शासन प्रणाली को भी 1935 का अधिनियम आने का प्रमुख कारण माना जा सकता है। अब एक दूसरा कारण और था, जो साइमन कमीशन था, उसके कारण भी 1935 का अधिनियम आया था। तो ये साइमन कमीशन था क्या, वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ना है अपन को, बुरी तरीके से पढ़ना है, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस दुनिया की रेस में अपन पीछे रह जाएंगे, अपन पिछड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, अपने आप ही मंजिल मिल जाएगी। तो साइमन कमीशन, दूसरा जो कारण था वो साइमन कमीशन था, साइमन आयोग, ठीक है। ये जो साइमन आयोग था वो कब आया था? 8 नवंबर 1927 को, यानी 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग आया था। और ये साइमन आयोग था क्या? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि साइमन आयोग क्यों आया था, ये बात कर लेते हैं। तो जो 1919 का जो अधिनियम था, वापिस 1919 के अधिनियम की बात आ रही है। 1919 का अधिनियम इसी के कारण आया था। 1919 का जो अधिनियम था उसमें साफ साफ कहा गया था कि 1919 के अधिनियम को लागू किया जा रहा है और हर 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए ब्रिटेन से एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो 1919 के अधिनियम के बारे में बताएगा कि वो भारत पर किस तरह से शासन कर रहा है, सही भी है या नहीं है, भारतीयों के लिए ये अधिनियम सही है या नहीं है। तो हर 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन बात यह है कि ये 2 वर्ष पहले ही आ गया, यानी आना चाहिए था। यह अधिनियम है ना, जो 1919 को तो बनाया गया, 1921 को लागू कर दिया गया पूरी तरीके से। तो 1921 से आप 10 साल आगे लगा लो, यानी 1931 को ये साइमन आयोग आना चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही आ गया। इसी कारण भारतीयों को क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। तो इसके बारे में, साइमन आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें जो सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन, उसके नेतृत्व में, यानी इस आयोग को संभाल कौन रहे थे? सर जॉन साइमन। इस साइमन के नाम पर ही साइमन आयोग पड़ गया और इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य इसमें थे, यानी 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की स्थापना कर दी गई। इसे ही साइमन आयोग कहा गया। लेकिन भारत में आते ही इसका विरोध हुआ, साइमन आयोग का विरोध हुआ, क्योंकि 2 वर्ष पहले आ गया। 2 कारण इसके विरोध होने के, तो इसका विरोध किया गया। आप बोल दो बहिष्कार, बहिष्कार किया गया, साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। अब बहिष्कार करने के 2 कारण थे। पहला जो कारण था हमारे पास में वो था कि साइमन आयोग, मैं पहले बता चुका हूं, साइमन आयोग निर्धारित समय से 2 वर्ष
पूर्वाना, ठीक है। दूसरी जो इसमें थे कि साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और ये जो 7 सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, ठीक है, सॉरी अंग्रेज। तो ये 2 कारण थे, इसी कारण साइमन आयोग का विरोध किया गया था। पहला कारण मैं स्पष्ट कर देता हूं कि साइमन आयोग निर्धारित समय से पूर्वाना यानी 2 वर्ष पूर्व पहले आ चुका था। मैं आपको बता दूं कि ये जो 1919 का अधिनियम है ना, 1919 में तो बनाया गया, ठीक है, और इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया, तो मैंने पहले बता दिया कि 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो 1919 के अधिनियम की जांच करेगा। यह 1919 का अधिनियम, ये जो आयोग था वो 10 वर्ष बाद में आना चाहिए था, यानी 1931 को यह साइमन आयोग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1927 को यह आ गया, यानी 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले यह आ गया। इसी कारण भारतीयों के अंदर विरोध की भावना उत्पन्न हो गई कि इतने समय के पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया गया। दूसरा, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, जो साइमन आयोग बनाया गया था उसमें 7 सदस्य थे और वो सभी अंग्रेज थे, भारतीय तो कोई था ही नहीं, भारतीय तो कोई था ही नहीं। इसलिए इसका जमकर विरोध किया गया कि हम कैसे मान ले कि आप जो जांच प्रस्तुत करोगे वो सही होगा, क्योंकि इसमें कोई भारतीय तो है ही नहीं। इसलिए ब्रिटिश सरकार के तानाशाही समझी गई और जो साइमन आयोग आया उसका विरोध किया गया। अब विरोध करने के बाद भी, यह घटना है 1927 के बाद की, और इतना विरोध होने के बाद भी इतनी तानाशाही देखो कि 1930 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे साइमन कमीशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, कमीशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए? इस रिपोर्ट में सीधा सीधा सुझाव दिया कि द्वैध शासन प्रणाली जारी रखी जाए, द्वैध शासन प्रणाली जारी रखी जाए। दूसरी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी जाए, सॉरी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रखी जाए। राज्यों में सरकारों का विस्तार जारी रखा जाए। ब्रिटिश भारत के संघ का निर्माण किया जाए। तो इसका भी विरोध किया गया। जब ये आयोग आया उस समय विरोध किया गया और 1930 को ये इसने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसका भी विरोध किया गया और वापिस ही ये चीजें लागू कर रहे थे ये, इसी कारण इसका विरोध किया गया। द्वैध शासन प्रणाली का भारतीय पहले ही विरोध कर रहे थे और वापिस इसको लागू करना चाहते थे, इसी कारण इसका जमकर विरोध किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले दी गई थी, उसका भी इसमें विरोध किया गया। अब बुरी तरीके से विरोध इसने शुरू कर दिया। अब इतना विरोध करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई ऐसे बात नहीं बढ़ने वाली है। ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि हमने जो जांच प्रस्तुत की है 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट, यदि आप इससे ना खुश हो तो आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो 1919 के अधिनियम के ऊपर जांच करके, यानी 1919 के अधिनियम की जांच करके आप रिपोर्ट बना दो। यदि हम सहमत होंगे तो उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे, यदि हम नहीं सहमत होंगे तो उस रिपोर्ट के हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारतीयों ने भी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन आयोग कब भारत में आया? तो आप बताओगे 8 नवंबर 1927 को। साइमन आयोग
का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइमन आयोग में कितने सदस्य थे, तो आप बताओगे 7 सदस्य। और इम्पोर्टेंट बात, साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो आप बताओगे 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो मैं बता रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने अब कह दिया, इतना विरोध होने के बाद, कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार करो 1919 के अधिनियम के ऊपर पूरी तरीके से जांच करके। अब भारतीयों ने भी, जो भारत के जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी इस अधिनियम पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसने पारित की थी, किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। पहली रिपोर्ट हो गई। दूसरी चीज क्या प्रस्तुत की गई उनके सामने? जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम। जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम, कार्यक्रम, ठीक है। जिन्ना के कोई 14 कार्यक्रम थे, 14 बातें थी जिन पर सुधार करना बहुत जरूरी था। इसलिए अपन मुकदमे मान दो, मुद्दे मान दो, आप मुद्दे बोल दो इसको 14, यानी जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम। तो ये जो 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये 1919 के अधिनियम की जांच करके, यानी 1919 के अधिनियम की भारतीयों ने जांच करके ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो जब ब्रिटिश सरकार के पास में ये दोनों रिपोर्ट गई, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कटस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी रिपोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि उनको तो अपनी बात सबसे ऊपर रखनी थी, भारतीयों की बात तो वो कहाँ मानते, सबसे ऊपर अपना झंडा रखना था ब्रिटिश सरकार को। तो 200 साल तक सारे देश को लूट कर चले गए। हम जिस बेरोजगारी में आज हैं, शायद ब्रिटिश सरकार भी होगी। और ब्रिटिश सरकार से ज्यादा गुंडे तो नेता हैं। उन नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा, उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो देश के बारे में सोचते नहीं, हम विद्यार्थियों के बारे में सोचते नहीं, पढ़ पढ़ के बूढ़े हो जाते हैं और नौकरी नहीं मिल पाती है। तो उस ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन दोनों रिपोर्टों को रिजेक्ट कर दिया और कहा अब आपको साइमन आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है 1930 में, साइमन कमीशन रिपोर्ट, उस पर ही भारतीयों को निर्भर रहना पड़ेगा। और यदि आपको कोई आपत्ति है तो 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए जा रहे हैं, आप वहां पर जाकर अपना अपना मत रखते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में आखिर किस किस ने भाग लिया, उस गोलमेज सम्मेलन की भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर उसी गोलमेज सम्मेलन के बाद में ये एक्ट आया था, यानी गोलमेज सम्मेलन में डिसाइड हो गया था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया जाएगा। तो काफी सारे नेताओं ने मत रखे थे। तो जो गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेता हूं, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे लंदन में। ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे 3 गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, यह भी ध्यान होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में, ठीक है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को, ठीक है। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 को
आयोजित किया गया था लंदन में। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे उठ सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था, आप बताओगे 1930-31 को, दूसरा 1931 को, तीसरा 1932 को लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात होगी कब कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें किन किन ने भाग लिया था, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि ठीक है, दूसरे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, ठीक है, और तीसरा देशी रियासतों के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के प्रतिनिधि, इन तीनों ने उस समय भाग लिया था। यानी ब्रिटिश सरकार, यानी जो ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार बैठी थी वहां पर ब्रिटिश संसद है, वहां पर जो प्रतिनिधि थे वो भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और मैं आपको बता दूं कि भारत दो टुकड़ों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। अब ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत आती थी अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और जो देशी रियासतें थी वहां पर भारतीय जो राजा थे उनका शासन था। तो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि शामिल हो गए इसमें, और देशी रियासत यानी राजा, जितने भी राजा थे भारत के और भी सारे प्रतिनिधि थे, वो सभी इस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। और सभी भारतीयों ने जितने भी उस गोलमेज सम्मेलन में गए थे उन्होंने अपने मत या विचार रखे। ठीक है, इन्होंने अपने मत और विचार रख दिए और आखिरकार में एक डिसीजन आया। और क्या डिसीजन आया था, मैं इसको मिटा देता हूं, चलो यहां से समझा देता हूं मैं आपको। कि जब मत प्रस्तुत किए तो एक डिसीजन आया कि ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए एक श्वेत पत्र निकाला। श्वेत पत्र, इस श्वेत पत्र को, यानी ये श्वेत पत्र ही बाद में जाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रमुख पत्र बना था। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने ये श्वेत पत्र निकाल दिया गोलमेज सम्मेलन में सारे विचारों को देखते हुए। अब इस गोलमेज सम्मेलन यानी इस श्वेत पत्र को कहाँ प्रस्तुत किया गया, जो ब्रिटिश संसद की जो समिति है, ब्रिटिश संसद की समिति है परवर समिति। इस समिति में श्वेत पत्र को वहां पर रखा गया और आखिरकार 1919 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन करके 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, ये ही सारी कहानी थी 1935 के अधिनियम के आने की। पहले द्वैध शासन प्रणाली और दूसरा साइमन आयोग का भारत में आना। आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रदर्शित की, तो आप बताओगे मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीयों ने कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो आप बताओगे
नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। अब गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो आप बताओगे लंदन में, ये तारीख बता देना। और आपको ये पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन किस किस ने भाग लिया, तो आप बताओगे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिशवाद के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि। और जब ये पूरे मत रख दिए गए तो उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने डिसीजन लिया कि संवैधानिक सुधार के लिए यानी श्वेत पत्र निकाला गया था। तो अपन ये मानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा पत्र निकाला संवैधानिक सुधार के लिए, तो आप बताओगे श्वेत पत्र। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद की किस समिति के समक्ष रखा गया था, तो आप बताओगे परवर समिति के समक्ष उसको रखा गया था। तो फ्रेंड्स यही थी कहानी 1935 के अधिनियम के आने की, यही थे कारण, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में अपन जो 1935 का जो अधिनियम है उसकी विशेषता देखेंगे कि क्या विशेषता रही, क्या क्या इस एक्ट में लाया गया, क्योंकि ये अंतिम अधिनियम था। तो फ्रेंड्स लगे रहो, किताबों के चिपके रहो, मंजिल ऐसे ही नहीं मिलेगी। मंजिल के लिए अपन को पसीना बहाना पड़ेगा, तभी अपन को मंजिल मिलेगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।